दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी जो कहानी है सीक्रेट घर जमाई उसको लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों मैं बड़ा अभिभूत हूं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो वाली कहानी बहुत अच्छी लगी है और कल हमारे दोस्तों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं कि आपको देखकर हमें और कहानी सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर कोई अभी भी कमेंट नहीं कर पाया है तो आज सभी के सभी दोस्त कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो वाली कहानी कैसी लगी है। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 124 सीक्रेट घर जमाई। शुरू करते हैं कहानी। मैं मनदीप आपकी आवाज में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। क्रांति ब्लड ने तभी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकाओगे। वाह, ग्रेट। मैं तुम्हारा खून चूस लूंगा और तुम्हें एक मम्मीकृत लाश बना दूंगा। क्रांति ब्लड अपने चेहरे पर एक क्रूर नजर के साथ समर की तरफ चला गया क्योंकि वो इस घृणित आदमी को मारना चाहता था। इस दृश्य को देखते ही शिवांगी का चेहरा बहुत बदल गया था। वो चिल्लाई और बोली, समर, समर जल्दी करो और यहां से भाग जाओ। मेरी परवाह मत करो। क्रांति ब्लड अनकन्वेंशनल 81 शैतानों में से एक है। वो बहुत पावरफुल है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे समर। तुम भाग जाओ। क्रांति ब्लड की ताकत के बारे में कुछ न जानने वाले दूसरों लोगों से अलग वो इसे अच्छी तरह जानती थी। क्रांति ब्लड निश्चित रूप से एक हाई लेवल का फाइटर था जिसके पिता उसके ग्रैंड मास्टर ही मार सकते थे। समर ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मिस शिवांगी, मैं तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता ना। वो न तो कायर था और न ही मुसीबत में भागने वाला इंसान। चाहे क्रांति कितना भी मजबूत क्यों ना हो, समर फिर भी उससे एक बार फाइट तो जरूर करेगा। शिवांगी ने आंखों में आंसू भरकर धीरे से कहा, मूर्ख, क्योंकि वो समर के कृत्य से बहुत दुखी हो गई थी। इस समय शिवांगी के मन में समर के लिए एक अजीब सी भावना बन गई थी। वह समझ चुकी थी कि यह आदमी उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है और जिसमें सफल होना असंभव था। तभी क्रांति ब्लड ने अपने चेहरे पर एक क्रूर और खूनी भाव के साथ उपहास करते हुए कहा, ओह वाह, क्या अच्छा सीन है। एक हीरो एक सुंदरी को बचाना चाहता है। समर ने अपनी कले एकदम से घुमा ली। एंशियंट लोग के हमेशा हीरो बनना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे डर है कि तुम यहां मारे जाओगे क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। समर ने भी अपने चेहरे पर गौर के भाव के साथ उपहास करते हुए कहा, हम्म, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं। शायद ये तुम हो जो मारे जाओगे। इतना कहते ही समर ने अपने हाथ को घुमाया और तुरंत रेड फायर तलवार निकाल ली। उसने अपने छाती पर हाथ रखा और उसके पूरे शरीर से एक भयंकर आभा निकलने लगी थी। समर ने तलवार में इंपोर्टेंट सार डालते हुए चिल्लाकर कहा, रेड फायर वेव, और तुरंत रेड फायर तलवार तकनीक के तीसरे कौशल का उपयोग कर दिया। क्रांति ब्लड का सामना करते समय समर ने लापरवाही बरतने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की थी। उसने तुरंत अपनी सारी ताकत लगा दी और अपनी सबसे मजबूत मार्शल आर्ट स्किल्स का भी उपयोग किया। अगर दुश्मन औसत दर्जे का होता तो समर हमेशा अपने ओपोनेंट को पहले ही कदम उठाने ही नहीं देता, लेकिन क्रांति ब्लड के मामले में समर असल में पहले कदम उठाने में जल्दबाजी कर रहा था क्योंकि वह क्रांति ब्लड को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं देना चाहता था। हाफ ग्रैंड मास्टर बहुत ताकतवर था, इसलिए समर को भी गहरी चिंता हो रही थी। रेड फायर तलवार हवा में फट गई और उसमें एक दरार सी आ गई थी। साथ ही आग की लपटों के द्वारा तलवार की बिजली का एक ग्रुप क्रांति ब्लड की तरफ तेजी से कटाव के ऊपर था। रेड फायर तलवार तकनीक का थर्ड लेवल बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसका इस्तेमाल समर ने गिल परिवार और घोस्ट किंग के सेक्ट के सब ऑर्डिनेट और
रूसी किलर के हथियारों को आसानी से तोड़ने के लिए भी किया था। समर का मानना था कि इस अद्भुत तलवार तकनीक का इस्तेमाल करके वो क्रांति ब्लड को जरूर नुकसान पहुंचा देगा। समर की पावरफुल तलवार का सामना करते हुए क्रांति ब्लड ने तभी उपहास किया और कहा, ओह, ग्रेट तलवार तकनीक, वाह, लेकिन तुम्हारी एनर्जी बहुत कमजोर है, शिट। उसने समर के हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अब जब उसका गला समर की तलवार में छेदे जाने वाला था, क्रांति ब्लड ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को थोड़ा सा हिलाया, इंपोर्टेंट सार को गाढ़ा किया और इसे खून सा लाल बिजली की चमक बदल दिया। क्रांति ब्लड ने उपहास किया, अचानक अपने दाहिने हाथ से पंच मारा और समर की तलवार से टकरा दिया। क्रांति ब्लड को अपने नंगे हाथों से अपने ओपोनेंट के हथियार को लड़ते देखकर आसपास के लोगों के चेहरे बदल गए थे। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि समर की तलवार बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जो एक ग्रैंड मास्टर टीयर का हथियार थी, और उसने बहुत से लोगों को भी मारा था। वे सभी तलवार से डरते थे। इस समय कोल्ड ब्लड के अलावा बाकी सभी यही चाहते थे कि समर की तलवार क्रांति ब्लड को हरा दे। समर के दुश्मन, चाहे रितेश हो या पल्लवी, सभी को उम्मीद थी कि आखिर में समर जीत ही जाएगा। सब लोग जानते थे कि समर आखिरकार एंशियंट था और वो उसके साथ खड़े थे। एक बार समर हार गया तो क्रांति ब्लड न केवल उन्हें मार डालेगा, बल्कि आसपास के लोगों का खून भी बहा देगा। नतीजन समर अब उनकी आखिरी उम्मीद था। सबके सपने अच्छे थे, लेकिन वास्तविकता सबकी दूर थी। तभी एकदम से टकराने की आवाज आई। क्रांति ब्लड ने मुट्ठी से रेड फायर तलवार पर जोरदार धमाके के साथ वार कर दिया था। समर की तलवार और शरीर एक दर्जन पीछे मिटकर जाकर चले गए, एक दीवार से टकराए और अंततः जमीन पर गिर पड़े। समर ने मुंह खोला, खासकर मुंह से थूक बाहर फेंका। मन में गहरे सदमे से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बहुत पावरफुल हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम की पावर इतनी ज्यादा प्रबल थी कि उसका विरोध करना असंभव था। समर टाइगर ग्रुप पर लाल लबादे वाले कार्डिनल से तो मिल चुका था, इसीलिए वो जानता था कि ग्रैंड मास्टर किंगडम आखिर कैसा होता है, कितना पावरफुल होता है। इसलिए उसे नहीं लगता था कि वो किसी ग्रैंड मास्टर ओपोनेंट से लड़ सकता है, लेकिन एक हाफ ग्रैंड मास्टर से लड़ना उसके लिए आसान होगा। अब ऐसा लग रहा था कि समर ने अपनी फाइटिंग क्षमता को ज्यादा आंक लिया था। नहीं, दरअसल उसे अपनी फाइटिंग क्षमता को ज्यादा आंकने की बजाय हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम की ताकत को कम आंक लिया था। आखिरकार हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम का मतलब था कि एक मास्टर ने एक पैर से ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल में एक कदम रखा था और दूसरे को किंगडम के बाहर छोड़ा हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो हाई हेवन किंगडम हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था, और समर भी असफल हो गया। समर की पावरफुल तलवार को एक मुक्के से पराजित होता हुआ देखकर जितने भी लोग आसपास के थे, सब के सब एकदम से चौकन्ने हो गए थे। उनकी आंखें दहशत से भर गई। आसपास उनके मुंह से चौंकते हुए एक ही आवाज निकली, क्या क्या समर समर भी हार गया? समर ने अभी अभी आशीष, डुलूथ और अनगिनत स्टूडेंट्स को भी मार डाला था, और एक अद्वितीय टॉप फाइटर के रूप में उसके व्यवहार से सभी प्रभावित थे। इसी वजह से सभी लोगों को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वो एक क्रांति ब्लड को हरा देगा, लेकिन वो अप्रत्याशित रूप से अब हार चुका था। इसी समय सभी के दिल निराशा से भर गए, क्योंकि वो जानते थे कि समर की असफलता का मतलब सबकी मौत था। इसलिए उनका भाग्य भी अब दुखद होने वाला था। उनका खून क्रांति ब्लड पी जाएगा, वे मम्मी में बदल जाएंगे और वे एक दुखद तरीके से मरेंगे। तभी मन्नावर अचानक क्रांति ब्लड के सामने घुटने टेक कर रोने लगा और दया की भीख मांगते हुए बोला, क्रांति ब्लड, क्रांति ब्लड, मेरे मास्टर, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो क्रांति ब्लड।
मनावर मौत से बहुत डरता था। मुंबई शहर के पास उसमें बहुत पैसा भी था और उसकी बहुत सारी मॉडल्स और खूबसूरत लड़कियां गर्लफ्रेंड भी थी। इसलिए वो बिल्कुल मरना नहीं चाहता था। वो जीना चाहता था और एक अमीर आदमी के जीवन का आनंद लेना चाहता था। ये देखकर कि यह वशिष्ठ परिवार का यंग मास्टर था जो दया की भीख मांगने के लिए नीचे बैठा गिड़गिड़ा रहा था, क्रांति ब्लड ने व्यंग करते हुए कहा, "हम्म, तुम्हें जाना देना तो ठीक है। चलो, जाओ अपने यंग मिस्ट्रेस के साथ वो सब करो जो एक पति पत्नी के बीच होता है। फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है।" इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि क्रांति ब्लड बहुत ज्यादा दुष्ट था। उसने मन्नावर को सार्वजनिक रूप से पारुल का अपमान करने के लिए कह दिया था। समर का चेहरा ये सुनकर काला पड़ गया। उसका दिल ही दिल में अब बहुत ज्यादा गुस्सा भर चुका था। उसने गुस्से में कहा, तुम तुम आग से खेल रहे हो क्रांति ब्लड। समर ने अपने ब्लड पावर का इस्तेमाल करने का अब फैसला कर लिया था, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ब्लड लाइन टोटम का फायदा उठाकर वो क्रांति ब्लड को अब हरा सकता था। तभी क्रांति ब्लड ने क्रूरता से कहा, अरे जाओ जाओ मनावर, अगर तुम पारुल की इज्जत के साथ खेलोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसके सवर में एक मोहक आभा थी। क्रांति ब्लड एक अजीबोगरीब शौक रखता था। उसे न सिर्फ औरतों को शर्मिंदा करना पसंद था, बल्कि उसे सार्वजनिक रूप से भी ऐसा करना पसंद था। जाहिर था कि वो पारुल की सारी प्रतिष्ठा को ही एक ही बार में खत्म करना चाहता था। मन्नावर के चेहरे पर संदेह के भाव से उसने पूछा, क्रांति ब्लड, क्रांति ब्लड मेरे मास्टर, क्या आप मुझे पक्का जाने देंगे? जब मैं पारुल की इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगा तो कहीं आप मुकर तो नहीं जाएंगे ना? क्रांति ब्लड ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, जब तुम पारुल के साथ खेलते रहोगे मैं तुम्हें निश्चित रूप से जाने दूंगा। मनावर ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। जीवित रहने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। और ये कहता हुआ वो पारुल की तरफ चल पड़ा। मनावर और पारुल दोनों अब अपने एनर्जी भी खो चुके थे, जिसका मतलब साफ था कि वो पावरहीन साधारण लोग थे। साधारण लोगों की दृष्टि से एक पुरुष एक महिला से ज्यादा पावरफुल होता था और इसीलिए पारुल मन्नावर से लड़ने में बिल्कुल असमर्थ थी। मन्नावर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पारुल का चेहरा भी एकदम से बदल गया था। वो गुस्से से चिल्लाई, मनावर, मनावर मैं तुम्हारी कजिन बहन हूं। तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते मन्नावर। मन्नावर ने बड़ी बेशर्मी से कहा, "हम्म, मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मेरी प्यारी कजिन बहन, मैं तुमसे समागम करना चाहता हूँ।" पारुल ने उसको गुस्से में देखते हुए कहा, मन्नावर, तुम बेशर्म हो चुके हो। तुम कुछ भी करने के बारे में कैसा सोच सकते हो मन्नावर? मन्नावर की आंखों में उत्सुकता का एक स्पर्श दिखाई दिया। उसने अपने चेहरे पर एक क्रूर नजर के साथ पारुल के पास आते हुए कहा, मेरी करी मेरी कजिन बहन, तुम मुंबई शहर की सबसे खूबसूरत महिला हो। मैं लंबे समय से तुम्हारे साथ एंजॉय करने के बारे में सोच रहा हूँ। इस बार मेरी इच्छा आखिरकार पूरी होने ही जा रही है और इसके बाद मैं बच भी पाऊंगा। मन्नावर ने हमेशा पारुल के लिए दुर्भावपूर्ण विचार रखे थे, लेकिन पहले वो उसके स्ट्रॉन्ग ताकत के कारण उसे हरा नहीं सकता था। उसके लिए एक बार ये मौका साबित हुआ था। पारुल का चेहरा भी ये देखकर निराशा से भर गया था। वो मन्नावर को अत्यधिक गुस्सा से देख रही थी। अगर घूरने से ही लोगों की जान जा सकती तो मन्नावर अनगिनत बार उसके घूरने ही से ही कब का मर चुका होता। पारुल को बहुत अफसोस हो रहा था कि वो मन्नावर की दुर्भावपूर्ण महत्वाकांक्षा को पहले ही भांप नहीं पाई। अगर उसे पहले ही पता चल जाता कि वो इतना बेशर्म इंसान है तो वो उसे कब का मार चुकी होती। अफसोस की बात तो ये थी कि अब पछतावे का कोई इलाज भी नहीं था।
अगर इलाज होता तो पारुल उसे जरूर करने लगती। पारुल ने तय कर लिया था कि अगर सचमुच मन्नावर उसे जबरदस्ती करने का इरादा रखता है तो वो खुदकुशी कर लेगी। इस आदमी को वो अपने करीब तो बिल्कुल भी नहीं आने देने सकती। इससे अच्छा तो आत्महत्या करना ही वो पसंद करेगी। तभी समर ने भेड़िए की दहाड़ जैसी आवाज निकाली, क्योंकि उसे हर बार भेड़िए की दहाड़ से ब्लड लाइन टोटम को जगाना पड़ता था, ताकि उसकी छाती पर शैडो किंग टोटम उत्तेजित हो सके। जैसा कि देखा गया, उसकी छाती पर शैडो किंग का टोटम साफ हो गया। उसकी आंखें और शरीर पूरा लाल हो चुका था। अंत में उसके पूरे शरीर पर रक्त जैसा लाल रंग छा गया था। जब शैडो किंग ब्लड लाइन टोटम को उत्तेजित किया गया तो समर के शरीर में ड्रैगन रक्त की बूंदें भी अब धीरे धीरे सक्रिय होने लगी थी, जो हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल की ताकत के बराबर थी। क्रांति ब्लड के बिल्कुल एक जैसी। पावर में वृद्धि के साथ समर द्वारा जागृत ब्लड लाइन टोटम और भी ज्यादा प्रबल हो गया था, जो क्रांति ब्लड की पावर के बिल्कुल बराबर आ चुका था। इसके अलावा ब्लड लाइन को जागृत करने के लिए एकला ब्लड लाइन मार्शल आर्ट स्किल्स का भी उपयोग करता था, जो उसके अपने शरीर से उत्पन्न मार्शल आर्ट की एक स्किल थी। ये ब्लड लाइन स्किल्स आमतौर पर ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्ट तकनीक से भी अधिक पावरफुल होती थी। मन्नावर को पारुल के कपड़े फाड़ने का इरादा देखकर समर का चेहरा काला पड़ गया था। उसकी आंखों में अब खतरनाक किलिंग इंटेंट झलकने लगा था। उसने गुस्से में मन्नावर को घूरते हुए कहा, मन्नावर, तुम बस मरने के लायक ही हो, कमीने आदमी। जब समर इंदौर से मुंबई के वशिष्ठ परिवार से मिलने गया तो मन्नावर ने जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। यह आदमी पारुल का कजिन भाई था और परिवार वशिष्ठ का ही लड़का था। वो अब जिंदा रहने के लिए अपनी कजिन बहन पर भी हमला करना चाहता था। ये कितने बेशर्मी की बात थी। समर ने बिजली की चमक की तरह एक चाल चली। वो तुरंत मन्नावर के पास पहुंच गया और उसने उसके सिर पर एक जोरदार पंच दे मारा। तभी धमाके की आवाज हुई। मन्नावर को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिला। उसका सिर सीधे उड़ गया और उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। पल भर में उसकी मौत हो गई। समर अपने ब्लड लाइन के साथ इतना पावरफुल हो चुका था कि मन्नावर उसके लिए एक चींटी के बराबर हो चुका था। मन्नावर को शायद पता भी नहीं चला कि उसकी मौत आखिर हुई कैसे थी। पारुल ने समर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू समर। उसका मनमोहक चेहरा प्रशंसा से भर गया था, और क्योंकि वो जानती थी अगर आज समर ने उसे नहीं बचाया होता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। इस समय पारुल खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी और समर को ग्रैंड मास्टर मकबरे में लेकर आने के फैसले पर अब बहुत ज्यादा वो खुश भी थी। ये देखकर समर ने एक ही मुक्के में मन्नावर का सिर उड़ा दिया था। आसपास के लोगों का चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी आंखें सदमे के भाव में बढ़ गई थी। तभी सभी ने हैरानी से सोचा, अरे अरे, इतनी इतनी भयंकर पावर! क्या समर वास्तव में एक हिंसक पागल हो गया है? समर की स्ट्रॉन्ग पावर को महसूस करने के बाद क्रांति ब्लड ने थोड़ी सी अपनी भौहें सिकुड़ ली। उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत आ गया था। उसने हैरान होते हुए कहा, तुम्हारे पास ब्लड लाइन टोटम है, वाह। विशाल सेक्ट के एक एल्डर के रूप में क्रांति ब्लड ने निश्चित रूप से ब्लड लाइन टोटम के बारे में सुना हुआ था। ये एंशिएंट पूर्वजों से उत्पन्न एक रहस्यमयी पावर थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने जो ये लड़का था समर, उसके पास भी कोई ऐसी ब्लड लाइन टोटम की पावर होगी। जैसा कि ज्ञात था, ब्लड लाइन टोटम अत्यंत दुर्लभ थी। केवल कुछ ही लोग अपने उस ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट भी कर पाते थे, जबकि अधिकांश लोग तो ऐसा कर ही नहीं पाते थे। एक बार किसी व्यक्ति के रक्त पावर जागृत होने पर यह संकेत मिलता कि उसकी प्रतिभा कितनी महान है, कि उसके एक अद्वितीय पावरफुल फाइटर बनने की बहुत संभावना है, बशर्ते कि वो खुद को मरने से बचाता हो। अगर क्रांति ब्लड ने समर को नीची नजरों से देखा था तो अब उसने
समर पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसे एक कीड़े के बजाय कम से कम एक ओपोनेंट के बारे में तो सोचना उसने शुरू ही कर दिया था। वो समर को अब अपने बराबरी का समझता था। समर तभी एकदम से चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ ब्लड क्रांति। ये चिल्लाते हुए क्रांति ब्लड की तरफ दौड़ गया। उसने जमीन पर पैर मारा और वहां पर तुरंत एक गड्ढा बन गया और वो हवा में उछल गया था। समर का दाहिना पंच एक खूनी सी आकृति में बदल गया था जो सीधे ब्लड लाइन की तरफ प्रहार करता जा रहा था। ब्लड लाइन टोटम एक्टिवेट करने के बाद समर की ताकत नाटकीय रूप से बहुत बढ़ गई थी, जिसने सीधे सीधे ग्रैंड मास्टर किंगडम को भी प्राप्त कर लिया था। इसलिए उसने रेड फायर तलवार का उपयोग ही नहीं किया और अकेले ही अपने शरीर पावर से क्रांति ब्लड के साथ फाइट करना अच्छा लगा। क्रांति ब्लड गुस्से से चिल्लाया और उसने समर की तरफ पंच दे मारा। उसका पंच भी बहुत पावरफुल था, जिसने सीधे हवा को अलग कर दिया, यहां तक कि एक विशाल भंवर भी बना दिया था। फाड़ने का बल हवा में तेज आवाज कर रहा था। समर का पंच क्रांति ब्लड से जा टकराया, साथ ही एक बहुत तेज धमाके की आवाज भी आई। आवाज इतनी तेज थी कि बीच की हवा मानो ढह ही गई थी। विशाल पावर चारों तरफ फैल गई थी। जमीन पर पड़े नीचे मलबे को भी उसने उड़ा दिया था। कुछ स्टूडेंट्स तो उनके करीब खड़े थे, उन्हें भी इस अजय पावर के साथ पीछे धकेला जा चुका था। हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम की ताकत इतनी ज्यादा थी कि साधारण व्यक्ति उसका विरोध बिल्कुल नहीं कर सकता था। यह तो सौभाग्य की बात थी कि दोनों को असली ग्रैंड मास्टर किंगडम के बजाय केवल हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि ट्रू ग्रैंड मास्टर्स का अपना किंगडम अलग हो सकता था और उनकी एक ही चाल से तय होता कि अब सामने वाला जीवित रहेगा या फिर कौन मरेगा। समर अपनी आंखों में ठंडी बिजली की चमक के साथ क्रांति ब्लड की तरफ दौड़ा और गुस्से से चिल्लाया, जितनी जल्दी हो सके फाइट जल्दी खत्म करते हैं। समर जानता था कि ब्लड लाइन टोटम पावर लंबे समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी एक टाइम लिमिट होती है। इसलिए उसे क्रांति ब्लड को अब हराना ही होगा या फिर सीमित समय के लिए उसे मारना होगा, वरना अगर कोई और दुष्प्रभाव परिणाम हुआ तो समर भी अब खतरे में पड़ सकता था। ब्लड शैडो किंग फेस्ट। समर एकदम से दहाड़ा। अपनी दाहिनी मुट्ठी आगे करके उसने लहरा दी, जिसके पंच पर लाइफ एनर्जी एकत्रित हो गई थी। एक खूनी शैडो किंग आभासी छवि बन गई। समर का पंच सीधे हवा में धंस गया था जैसे ही उसने अपना पंच लहराया। अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसे भेड़िए की चीख और ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दे रही थी। क्रांति ब्लड की अभिव्यक्ति पहली ही बार में बदल गई जब उसने समर की ब्लड किंग शैडो फेस्ट के भीतर की पावर को महसूस कर लिया था। वो ब्लड लाइन टोटम की ताकत को जानता था। ये एक ऐसी पावरफुल पावर थी जो किसी को अपने हाई लेवल के व्यक्ति से भी लड़ने के लिए सक्षम बना सकती थी। समर की ताकत के कारण क्रांति ब्लड के चेहरे पर अब गंभीर भाव आ चुके थे। क्रांति ब्लड ने दहाड़ते हुए अपने पंच के सबसे पावरफुल हमले के साथ आगे की तरफ दे मारा। दोनों के पंच जोरदार धमाके के साथ टकरा गई। टक्कर से निकली प्रचंड पावर ने आसपास के दीवारें भी गिरा दी थी। क्रांति ब्लड कुछ कदम पीछे हट गया, जबकि समर वहीं पर खड़ा रहा। क्रांति ब्लड ने खांसते हुए मुंह से ताजा खून बाहर निकाल दिया। उसे मारपीट में चोट लग गई थी और इसलिए उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आसपास के जितने भी लोग थे वो ये सब देखकर दंग रह गए थे कि क्रांति ब्लड को समर ने घायल कर दिया। अविश्वास से उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि समर पिछली फाइट्स में अपनी पावर को रोके हुए था। उसने अभी तक अपनी पूरी पावर दिखाई भी नहीं थी। अगर क्रांति ब्लड नहीं आता तो समर शायद अपना सबसे पावरफुल हमला भी नहीं करता और किसी को उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं होता। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला व्यक्ति
और होने वाला व्यक्ति कोल्ड ब्लड था। क्रांति ब्लड अनकन्वेंशनल 81 संतानों में से एक था। हालांकि वो 21 से शैतानों का सबसे कमजोर और फिर भी सबसे पावरफुल था, लेकिन समर ने उसे अब एक ही झटके में घायल कर दिया था। जहां तक हेल किंग का सवाल था, वो भय से कांपने लगा था। समर की पावर उसकी कल्पना से बहुत अधिक दूर जा चुकी थी। हेल किंग ने अपने मास्टर की ग्रैंड मास्टर तकनीक की प्रैक्टिस भी की थी और वो अपने मास्टर का अमृत भी पी चुका था, जिससे उसकी पावर हाई हेवन किंगडम के टॉप लेवल तक पहुंच गई थी। लेकिन उसे विश्वास था कि वो समर को मार सकता है, लेकिन उसने समर को इतने पावरफुल होने की उम्मीद नहीं की थी। सुरक्षा के लिए घोस्ट किंग ने हेल किंग को एक ग्रैंड मास्टर टीयर का हथियार भी दिया था। उसे घोस्ट किंग नाइफ दिया था। हालांकि हेल किंग को फिर भी लग रहा था कि वो समर का मुकाबला अब कभी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। इसी समय हेल किंग को क्रांति ब्लड के प्रति कृतज्ञता का भाव महसूस हुआ। अगर क्रांति ब्लड न होता तो समर उसे तभी का मार देता। क्रांति ब्लड ने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जान तो बचा ली थी। तभी क्रांति ब्लड ने गंभीर भाव से कहा, ब्लड लाइन तकनीकें ब्लड लाइन तकनीकें बहुत पावरफुल है। अगर मैं गलत नहीं तो आपके पास एंशिएंट शैडो किंग की ब्लड लाइन है। वो एक कन्वेंशनल दानव के रूप में वो समर के ब्लड लाइन की पावर के बारे में अब अच्छी तरह से जान चुका था। तभी समर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि ये कितना पावरफुल है। तुम अब मर सकते हो। जब समर ने देखा कि क्रांति ब्लड तो घायल हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से समर क्रांति ब्लड को अधिक घायल करने का मौका नहीं देगा। वो जानता था कि क्रांति ब्लड अपने शब्दों से टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है ताकि थोड़ा बहुत रिकवर कर पाए। समर ने एक बार फिर दहाड़ लगाई। शैडो किंग की तरह एक और पंच दे मारा। भेड़िए के चीख और अजगर की दहाड़ के साथ पंच हवा में फैलकर क्रांति ब्लड की तरफ बढ़ चुका था। हालांकि क्रांति ब्लड पावरफुल तो था, उसने अपना ब्लड लाइन टोटम अभी तक एक्टिवेट नहीं किया था, इसलिए वो समर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो केवल खून की खांसी के कारण ही पीछे की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। तभी क्रांति ब्लड ने उदास होकर कहा, मैं इसे ऐसे नहीं चलने दे सकता, वरना समर मुझे पंच मारकर मार डालेगा। क्रांति ब्लड ने खून की प्यासी मुस्कान के साथ कहा, समर, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। मैं तुम्हारा खून को चूस कर तुम्हें मम्मी बना डालूंगा। तभी क्रांति ब्लड जोर से दहाड़ा, वैम्पायर टेक्निकल। उसका पंच समर के पंच को जकड़ते हुए पंजे में बदल गया। वो समर का खून और टोटम चूसना चाहता था। यह एक पावरफुल ग्रैंड मास्टर की तकनीक थी जो प्रतिद्वंदी का खून चूसने की अनुमति देती थी। ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर अपने प्रतिद्वंदी की ब्लड लाइन को भी अपने साथ लेकर जा सकते थे। जब समर का पंच क्रांति ब्लड ने एकदम से जकड़ लिया था, तो उसने क्रांति ब्लड से एक जबरदस्त चूसन पावर महसूस की। चूसन पावर इतनी पावरफुल थी कि उसने समर का खून चूस लिया। समर की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी आंखों में अब डर आने लगा था। उसने मन ही मन में कहा, अरे 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 नहीं नहीं, क्रांति ब्लड मेरा खून और टोटम चूसना चाहता है। समर को उसकी बात समझ आ गई थी और यह कि अनकन्वेंशनल ग्रैंड मास्टर लेवल की तकनीक थी। यह एक दुष्ट तकनीक थी जिससे सामने वाला का खून चूसा जा सकता था। खतरे के इस क्षण में समर के शरीर के भीतर ड्रैगन ब्लड के पावरफुल बल था। उसने चूसन बल को सीधे सीधे रोक दिया था। उसी समय समर के भीतर शैडो किंग टोटम ने बेतहाशा स्पीड पकड़ी और एक भंवर बना दिया। यह भंवर एक ब्लैक होल की तरह था जो भूख से चीख रहा था और सब कुछ निकलने को अब तैयार हो गया था। क्रांति ब्लड का खून समर के भक्षक टोटम द्वारा पूरी तरह से चूस लिया गया और उसको वो निगल गया। क्रांति ब्लड का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, जबकि समर की पावर बढ़ती जा रही थी।
क्रांति ब्लड ने डरते हुए समर से पूछा, क्या क्या तुम्हारा टोटम भक्षम टोटम है? भक्षम टोटम 10 प्राचीन टोटम्स में से एक था। शैडो किंग टोटम का एक उत्परिवर्तन था। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन शैडो गोट सब कुछ खा सकता था और इसे उसके भक्षम टोटम के नाम पर रखा गया था। क्रांति ब्लड का खून चूसा जा रहा था। उसका शरीर ऐंठ रहा था और डर के मारे उसका शरीर अब पीला भी पड़ चुका था। हाँ, डर। क्रांति बल डर चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि समर में भक्षम टोटम होगा। इतनी प्राचीन टोटम परंपरा ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो किसी भी हालात में रोक पाए। अगर पिचार संप्रदाय का लीडर भी यहाँ होता तो वह भी समर का ताजा खून नहीं पी पाता। फिर सिर्फ समर ही दूसरों का खून पी सकता था। कोई भी उसका खून कभी भी नहीं पी पाता। क्रांति ब्लड का खून समर ने पूरी तरह से पी लिया। उसकी लाख सूख गई थी। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मरने से पहले उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। क्रांति ब्लड 81 शैतानों में से एक था जिसने भारत में साधना जगत में भय उत्पन्न किया था। वो अब मर चुका था। क्रांति ब्लड का खून पीने के बाद समर ने जोर से डकार ली। आभासी छवि पर शैडो प्रेत की पूंछ अब साफ हो चुकी थी। असली भेड़िए की शैडो बन गई थी। आसपास के लोग भयभीत होकर समर को देखने लगे थे, मानो उन्होंने कोई राक्षस देख लिया हो। उनमें से एक लड़के ने हैरानी से कहा, क्या क्या क्रांति ब्लड मर गया? उसके पास वाले लड़के ने हैरान होते हुए कहा, अरे ये कैसे संभव है? क्रांति ब्लड 81 शैतानों में से एक था। क्रांति ब्लड तो फ्लेरी एम्पर के लीडर से भी बच निकलने में सक्षम था। आखिर वो कैसे मर सकता है? तभी पहले वाले लड़के ने धीरे से कहा, क्या समर ने क्रांति ब्लड को मार दिया? इसका मतलब तो समर क्रांति ब्लड से भी पावरफुल है। एक और लड़के ने हैरानी से कहा, हाँ हाँ, अरे हर कोई क्रांति ब्लड को शैतान कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। असली शैतान तो समर है। उसने क्रांति ब्लड का भी खून पी लिया। क्रांति ब्लड भयानक था। हालांकि वो अनकन्वेंशनल लोगों का सदस्य था। वेम्पायर तकनीक का इस्तेमाल करके वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और इसके विपरीत समर तो प्राचीन था। वो किसी का भी खून कैसे निगल सकता था। इस समय कोल्ड ब्लड और हेल किंग सबसे ज्यादा डरे हुए थे। वे क्रांति ब्लड के शरीर को डर से देख रहे थे। दोनों को इस बात का डर था कि समर उन्हें सूखी लाश बना देगा। दोस्तों, मैं अभी आपको एक आधे मिनट का टाइम दे रहा हूं। जल्दी से सभी के सभी अभी मेरे सामने ही वीडियो को लाइक करेंगे। तो जल्दी से सभी वीडियो को लाइक करें। उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं कहानी का दूसरा पार्ट। चलिए लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर कर दे। करो भाई, जल्दी करो। मैं देख रहा हूं कौन कौन कर रहा है। चलिए चलिए करिए। एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जल्दी से करिए। क्रांति ब्लड के खून को पीने के बाद समर की पावर हाई हेवन किंगडम लेवल के मिड स्टेज 3500 किलोग्राम से 4000 किलोग्राम, 4500 किलोग्राम से 5000 किलोग्राम। इसका मतलब था कि समर ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल से सिर्फ एक कदम दूर था। यह तो मानना पड़ेगा कि 81 शैतानों में से एक क्रांति ब्लड के रक्त में बहुत ज्यादा पावर थी। अब जबकि समर ने उसका खून पी लिया था तो क्रांति ब्लड की पावर समर की पावर के साथ अब मिल गई थी। समर की पावर इतनी बढ़ गई थी कि वो ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल से बस एक कदम दूर था। समर इस समय आसपास के इलाके में सबसे ताकतवर इंसान बन गया था। उसकी ताकत सबसे ज्यादा थी। कोई भी अब उसका मुकाबला सोचकर भी नहीं कर सकता था। तभी ठंडी मुस्कान के साथ समर ने कहा, कोल्ड ब्लड, हेल किंग, मैं तुम दोनों को अभी मार डालूंगा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भरा था। जैसे ही वो उन दोनों को मारने वाला था उसके चेहरे के भाव बदल गए। अरे अरे नहीं, ब्लड लाइन को एक्टिव करने के नकारात्मक प्रभाव फिर से आ गए हैं। समर को अपनी पावर अब कम होती महसूस हो रही थी।
उसे उल्टी आने लगी थी और उसे लगा कि वो अभी के अभी वहीं पर बेहोश हो जाएगा। समर ने अफसोस के साथ मन ही मन में सोचा, ओह शिट, पहाड़ में जाओ तुम। अगर मेरे पास थोड़ा सा समय होता तो मैं निश्चित रूप से कोल्ड ब्लड और हेल किंग को अभी के अभी मार देता। वो जानता था कि अब और समय बर्बाद बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसे तुरंत के तुरंत वहां से अब निकलना ही होगा। कोल्ड ब्लड और बाकी लोगों ने अपनी पावरें लगभग वापस पा ली थी। अगर उन्हें पता चल गया कि वो अपने ब्लड लाइन टोटम को एक्टिव करने के नकारात्मक प्रभावों से जूझ रहा है, तो वो उसे जरूर मारने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि वो इसमें कामयाब भी हो जाएं। समर ने अपनी जीभ काटी और कुछ होश में आया। वो बिजली की चमक से अमृत किंग सुखराज भल्ला की कब्र के पास पहुंच गया। उसे कब्र के अंदर एक काली किताब मिल गई और उस काली किताब का नाम था। बिना कुछ कहे समर ने किताब पकड़ ली। फिर उसे ब्लैक क्रो वाइन्स सावधानी से रखा। कियारा को बचाने के लिए ब्लैक क्रो वाइन्स की जरूरत थी, इसलिए वो उन्हें बहुत ज्यादा महत्व दे रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के समर ने दोनों खजानों को पकड़ा और हवा में उछल पड़ा। वो लावा झील के ऊपर से उड़कर दूसरी तरफ किनारे की उतर गया था। फिर वो गुफा के रास्ते से होता हुआ बाहरी रास्ते पर चल पड़ा। समर की गति बिजली के जैसी तेज थी। वो जानता था कि अपना ब्लड लाइन टोटम एक्टिव करने के नकारात्मक प्रभाव उसे जल्द ही महसूस हो जाएंगे, इसलिए उसे छिपके के लिए कोई न कोई तो जगह ढूंढनी ही पड़ेगी। जल्द ही समर उस महल से बाहर निकल गया। जैसे वो महल से बाहर निकला, वो तुरंत लड़खड़ा गया था, लगभग जमीन पर गिर पड़ा और उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं अभी बेहोश नहीं हो सकता। अगर कोल्ड ब्लड मुझे ढूंढ लेगा तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। समर ने एक बार फिर जागते रहने के लिए अपनी जीभ काट ली। बड़ी मुश्किल से वो पर्वतों के भीतरी इलाकों की तरफ बढ़ गया। आखिरकार उसे एक दलदल मिल गया। समर दलदल में कूद गया और आसपास के पैरों के निशानों को ढक दिया था। फिर वह दलदल की तलहटी में छिप गया। समर ने चुपचाप ध्यान लगाया और गहरी नींद में वहीं दलदल में सो गया। उसी समय अमृत किंग के महल के अंदर कोल्ड और हेल किंग दोनों के दोनों उलझन में पड़ गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर समर इतनी जल्दी वहां से क्यों भागा। वो उसके दुश्मन थे, मौका मिलते ही एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। फिर समर ने उन्हें क्यों जाने दिया? अगर समर के पास इतनी ताकत थी कि वो उस शैतान को खत्म कर सकता था, तो वो उनको खत्म क्यों नहीं करना चाहता था? वो वहां से आखिरकार भाग क्यों गया? तभी हेल किंग ने अचानक कहा, कोल्ड ब्लड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समर को अपने टोटम को एक्टिवेट करने के बाद नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा था। अब वो बेहोश हो गया होगा, इसलिए वो वहां से भागा है। वो समर को अच्छी तरह जानता था। कोल्ड ब्लड के चेहरे के भाव बदल गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, ओह शिट, अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सचमुच मैं बहुत कमजोर हूं और शायद अब समर भी बहुत कमजोर हो गया, वरना वो हमें जरूर मार डालता, है ना? हेल किंग ने आगे पूछा, कोल्ड ब्लड, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? काली किताब और ब्लैक क्रो वाइन्स तो वो दोनों ले गया। कोल्ड ब्लड ने धीरे से कहा, हेल किंग, हमें उसे पकड़ना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे ढूंढना होगा और मारना होगा और उस खजाने पर कब्जा करना ही होगा। हेल किंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये समर के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। चलो हम उसे ढूंढते हैं और उसे मार डालते हैं। कोल्ड ब्लड और हेल किंग फिर महल के बाहर भाग गए। कोल्ड ब्लड और हेल किंग ने अपनी ताकत वापस पा ली थी, क्योंकि हाई हेवन किंगडम की गोलियां और पावर भस्म करने वाली जड़ी बूटी का असर अब उनके शरीर से खत्म हो चुका था। वो जानते थे कि समर इस समय बहुत ज्यादा कमजोर होगा। समर को मारने का ये तरीका और समय बहुत अच्छा था, इसीलिए वो महल से बाहर निकल गए। ग्रैंड मास्टर के मकबरे में सबसे कीमती खजाना था। यह भारत की सबसे दुर्लभ अमृत पुस्तक थी और इसे हर तरह के अमृत बनाए जा सकते थे। हर कोई इस पुस्तक को पाने का लालची था। पारुल और शिवांगी के चेहरे के भाव भी बदल चुके थे जब उन्होंने कोल्ड ब्लड और हेल किंग को समर का पीछा करते हुए देखा था। उन्होंने कब्र से और किताबें निकाली और फिर कोल्ड ब्लड और
हेल के पीछे वो भी दौड़ पड़ी। वे समर को बचाना चाहती थी। जहां रितेश और पल्लवी का सवाल था, अमृत किंग की कब्र से कुछ खजाने हथियाने के बाद उन्होंने भी उनका पीछा किया। कोल्ड ब्लड और हेल किंग ने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन वो समर को कहीं भी नहीं ढूंढ पाई। समर समर आखिर कहाँ छुपा है? हम उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? कोल्ड ब्लड और हेल किंग उस दलदल के पास भी ढूंढ रहे थे, लेकिन नहीं दिखा। इधर उधर देखने के बाद उन्होंने किसी और जगह पर खोजबीन करने का फैसला कर लिया। विशाल पर्वत इतना विशाल था कि उसमें छुपे हुए व्यक्ति को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। दलदल के नीचे समर एक जादुई अवस्था में पहुंच चुका था। जैसे ही उसके शरीर में रक्त का संचार हुआ, उसके शरीर से अशुद्धियां बाहर निकलनी शुरू हो गई थी। उसके प्रेशर पॉइंट्स और मेडियंस भी खुल गए थे। उसकी त्वचा और आंतरिक अंग भी उस लोहे की तरह मजबूत और पावर से भरने शुरू हो चुके थे। दलदल के अंदर एक मगरमच्छ की तरह तैरता हुआ आया। तभी उसने एक काली वस्तु देखी। यह मगरमच्छ 3 मीटर से ज्यादा लंबा और मोटी खाल से ढका हुआ था। उसके दांत नुकीले और तीखे थे। उसके एक ही बार काटने पर किसी की भी गर्दन टूट सकती थी। मगरमच्छ ने मन ही मन सोचा, क्या ये एक इंसान है? इसने पहले भी दलदल में इंसानों को खाया था। पहले भी कई इंसान खजाने की तलाश में उस विशाल पहाड़ में घुसे थे, लेकिन आखिरकार उस मगरमच्छ ने उन्होंने उसे खा लिया था। मगरमच्छ ने खून के प्यासे होकर सोचा, इस तथ्य के अलावा कि उस व्यक्ति में सांस नहीं है, वो अन्य मनुष्यों के जैसा है, शायद वो मर चुका है, मैं उसे खाना चाहता हूं। उसने अपने विशाल जबड़े खोले और समर की तरफ काटने के लिए बढ़ गया। समर ने अचानक अपनी आंखें खोल ली। 2 उंगलियों से मगरमच्छ के नुकीले दांत पकड़ लिए। समर ने अपनी पकड़ मजबूत की और तुरंत मगरमच्छ के नुकीले दांतों को तोड़ दिया। मगरमच्छ दर्द से कराहने लगा था। मगरमच्छ ने डरते हुए कहा, ओह शिट, कितना भयानक है ये! हे भगवान, ये युवक बहुत डरावना है। और वह भागने के लिए वहां से मुड़ गया। उसको भागता हुआ देखकर समर ने मन ही मन सोचा, भाग रहे हो, जाओ जाओ भाग जाओ। समर ने अपनी मुट्ठी लहराई और तुरंत मगरमच्छ को मार डाला। समर ने अपने एक्टिव ब्लड लाइन टोटम के नकारात्मक प्रभावों को खत्म कर दिया था और अब स्वाभाविक रूप से मगरमच्छ उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। समर दलदल की तलहटी के बाहर निकला। विशाल पर्वतों से बाहर निकलने से पहले वो खुद को साफ करने के लिए पास की एक नदी में चला गया। समर अब ग्रैंड लेवल के लेवल पर बस इतना सा दूर था। वो कोल्ड ब्लड और हेल किंग को किसी भी पल मार सकता था, लेकिन उसके पास अभी भी ढूंढने का समय नहीं था। उसे कियारा को बचाने के लिए वापस इंदौर आना जरूरी था। बेशक कियारा को बचाने के लिए उसे पहले प्रोफेसर मुकेश सिंघई को ढूंढना था। मुकेश सिंघई घर की तरफ बढ़ते हुए समर की स्पीड बहुत तेज थी। हर बार जब उसका पैर जमीन पर पड़ता तो आखिरकार वहां 10 मीटर वो दूर उड़ता जा रहा था। कियारा के प्रति अपनी चिंता के कारण समर इंदौर की तरफ इतनी तेजी से चल पड़ा कि वो शाम 7 बजे इंदौर पहुंचा। चूंकि वो इंदौर में एक तेजी से बढ़ रहा था, पहाड़ों में कांटों ने उसके कपड़े भी फाड़ डाले थे और वो एक दुखी भिखारी के जैसे लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर अब गंदगी भी जमा हो चुकी थी। इंदौर की सड़कों पर बहुत सारे लोग थे। जब उन्होंने समर को देखा तो वो उसे अजीब नजरों से देखने लगे। समर किसी जंगली आदमी जैसा लग रहा था जो जंगल से भागकर आया हो। समर ने आसपास के लोगों की आवाजों को नजरअंदाज करते हुए इंदौर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़ लगा दी। अमृत किंग की कब्र में जमीन पर गिरते ही उसका मोबाइल फूट गया था। जब समर यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने से मना कर दिया, क्योंकि समर एक जंगली भिखारी की तरह लग रहा था। लेकिन समर बिजली की गति से आगे बढ़ गया और पल भर में वो सुरक्षा गार्ड की आंखों से ओझल हो गया। ऑफिस बिल्डिंग की तरफ भागा। जब वो अचानक गायब हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड ने असमंजस में सोचा, अरे अरे अरे, वो जंगली जंगली कहाँ गायब हो गया? उसे याद आया कि अभी उसके सामने खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे, भिखारी जैसा लग रहा था, और चुटकी में ही वो इंसान वहां से गायब हो गया था।
समर की गति भंवर के समान तेज थी। एक ही पल में वो मेडिकल ऑफिस के बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच गया। हालांकि समर का दिल चिंता से भरा था, फिर भी उसे अपना शिष्टाचार बनाए रखना था। समर ने हाथ उठाकर ऊपर 3 बार दरवाजा खटखटा दिया। समर ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर, प्रिंसेस सिंघाई, मैं समर हूं। मुझे ब्लैक क्रो वाइन्स मिल गई है, प्लीज दरवाजा खोलिए। जैसे ही अंदर से मुकेश सिंघाई ने आवाज सुनी, वो समर की आवाज सुनकर इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसने मेज पर रखा एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट से गिरा दिया। एक्सपेरिमेंट का इक्विपमेंट्स बहुत महंगा था, मुकेश सिंघाई का पसंदीदा भी था, लेकिन उसने जमीन पर पड़े इक्विपमेंट्स की कोई परवाह नहीं की। इसके बजाय वो उत्साह से दरवाजे की तरफ दौड़ा। समर की बातें सुनकर मुकेश सिंघाई का दिल खुशी से भर गया था। समर ने बताया कि उसे ब्लैक क्रो वाइन्स मिल गई है और उसे हड्डी मृदुकरण जहर का एंटीडोट था। वो खुश कैसे न होता। मुकेश सिंघाई अब एक बच्चे की तरह एक्साइटेड था। उसने समर के सामने आते हुए कहा, समर, क्या तुमने सच में ब्लैक क्रो वाइन्स ढूंढ लिया? मुझे जल्दी से दिखाओ। समर ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, ये लीजिए। उसने ब्लैक क्रो वाइन्स मुकेश को दे दी। मुकेश सिंघाई ने ब्लैक क्रो वाइन्स को ध्यान से देखा। ये आधा लंबा मीटर एक बेल थी। बेल का पूरा शरीर बिल्कुल काला और स्टील के जैसा मजबूत था। उसने बेल पर अपने नाखून से खरोंच लगाई, लेकिन वो कोई निशान नहीं छोड़ पाया। मुकेश सिंघाई ने उदास होकर कहा, समहर, ये बेल तो बहुत सख्त है, मैं इसे खरोंच भी नहीं सकता। अब हमें क्या करना होगा? समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। उसने ब्लैक रो वाइन्स को पकड़ा और अपने हाथों में उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। मुकेश सिंघाई ने कहा, आह, ये कैसे किया तुमने? उसे अपनी आंखों पर आश्चर्य के साथ समर को देखा था। बेले तो स्टील से भी ज्यादा सख्त थी। समर आखिर इतना कितना मजबूत था कि अपने हाथों से उसने उस बेल के 2 टुकड़े कर दिए थे। अगर समर अभी भी हाई हेवन किंगडम लेवल पर होता तो बेलों को तोड़ नहीं पाता। हालांकि वो ग्रैंड मास्टर लेवल का योद्धा बनने से कुछ कदम दूर था। स्वाभाविक रूप से वह आसानी से ब्लैक क्रो वाइन्स को अब तोड़ सकता था। समर ने कहा, प्रोफेसर मुकेश, मैं आपके जहर को ठीक करने के लिए ब्लैक क्रो वाइन्स को शोध करने में आपकी मदद करूंगा। वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुकेश सिंघाई केवल अपने जहर को ठीक होने के बाद ही कियारा को ठीक कर सकता था। समर अब बहुत ताकतवर हो गया था। उसके हाथ चाकुओं से भी ज्यादा मजबूत थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आसानी से ब्लैक क्रो वाइन्स को तोड़ सकता था। समर ने बेलों को 1-1 सेंटीमीटर लंबे दर्जन टुकड़ों में बांट दिया और फिर उसने मिट्टी के बर्तन में थोड़ा पानी डाला और उसमें उस वाइन को बनाया। जैसे उसने ब्लैक क्रो वाइन्स तैयार की, समर ने उसे बाहर निकाला और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें विभिन्न जड़ी बूटियां और उनके विभिन्न गुणों की विस्तृत व्याख्या थी। पुस्तक के अंत में अमृत बनाने की विधियों के बारे में भी बताया गया था। पुस्तक में लो हेवन अमृत, हाई हेवन अमृत, ग्रैंड मास्टर अमृत बनाने की विधियां भी बताई गई थी। इसके अलावा उसमें विषनाशक अमृत, पावर अमृत और प्राण तत्व अमृत बनाने की विधियां भी लिखी गई थी। अमृत बनाने के लिए 3 सबसे जरूरी चीजें थी, सामग्री, अमृत पात्र और अग्नि। समर के पास न तो सामग्री थी, न ही अमृत पात्र, न ही ज्वाला, इसलिए उसके लिए अमृत बनाना अब नामुमकिन था। वो सिर्फ अल्केमी नॉलेज ही सीख रहा था, क्योंकि उसके पास उसके लिए और कुछ भी नहीं था। यह अल्केमी नॉलेज की एक कठिन शाखा थी। 2 घंटे बाद समर ने किताब के केवल कुछ ही पन्ने पढ़े थे। हालांकि उसने किताब पूरी नहीं की, फिर भी अल्केमी की उसकी समझ शुरुआती लेवल पर अब पहुंच चुकी थी। किसी विषय के अल्केमी नॉलेज की आवश्यकता तभी होती है जब कोई व्यक्ति उस नॉलेज को व्यवहारिक स्थिति में लागू करता है। अगर समर अल्केमी नॉलेज की प्रैक्टिस के बिना अमृत बनाने का प्रयास करता तो उसे हमेशा असफलता का सामना ही करना पड़ता। 2 घंटे बाद मिट्टी के बर्तन में रखी ब्लैक क्रो वाइन्स बुदबुदा रही थी। पकने के बाद वो पिघलकर एक चिपचिपे से काले पदार्थ में बदल गई और ये स्टिक जैसा था। काला पदार्थ मैपल सिरप के जैसा था। वो कारमेल रंग के बजाय काला था और इसे एक तेज हर्बल खुशबू भी आ रही थी, जिसमें हल्की कड़वी खुशबू के साथ मीठी सुगंध भी थी। समर ने चिपचिपा काला पदार्थ बाहर निकाला और उसे मुकेश सिंघाई को दे दिया।
मुकेश सिंघई ने एक घूंट लिया और सोचा कि बहुत कड़वा है। फिर भी अपनी बीमारी ठीक करने के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरा घोल पी गया। जैसे ही घोल मुकेश सिंघई के शरीर के अंदर गया, काली कोवा लताएं काली ऊर्जा बन गई और उसके शरीर के भीतर सफेद जहर का सामना करना उसने शुरू कर दिया था। अगर वहां कोई और माइक्रोस्कोप होता तो साफ पता चलता कि मुकेश सिंघई के शरीर में बदलाव कैसे हो रहे हैं। उसके शरीर का सफेद जहर ब्लैक रो वाइन्स के घोल में धीरे धीरे अब पिघलना शुरू हो गया था। मुकेश सिंघई ने अपने शरीर में एक गर्माहट का एहसास किया। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अब पावर से भर गया हो। जब ब्लैक रो वाइन्स का घोल उसके पैरों तक पहुंचा तो उसके टूटे हुए संयोजी ऊतक भी अब ठीक होने लगे थे। बेशक अस्थि मैट्रिक्स की बहाली पर एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। मुकेश सिंघई का चेहरा पीड़ा से भर गया था। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें भी टपकने लगी थी। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहराई तक धंस चुके थे और हथेलियां के खून निकलने लगा था। हालांकि उसे बहुत दर्द भी हो रहा था, फिर भी मुकेश सिंघई ने अपने दांत भींचे और दर्द सहा। उसने अपने पहले ही सुन्न पैरों से एक सनसनी महसूस कर ली थी। उसकी हड्डियां ठीक हो गई थी। उसके पैरों में रक्त का संचार भी बढ़ने लगा था। उसकी मेरिडियन भी ठीक हो चुकी थी। मुकेश सिंघई के पैर धीरे धीरे ठीक होते ही जा रहे थे। मुकेश सिंघई को इतना दर्द हो रहा था कि वो लगभग बेहोश हो गया। जब समर ने मुकेश सिंघई का दर्द देखा तो उसने जल्दी से अपना एक्यूपेंचर सुई निकाला और मुकेश सिंघई के शरीर में विशेष प्रेशर पॉइंट्स पर सुइयां चुभो दी ताकि उसका दर्द कुछ ना कुछ कम हो जाए। समर समझ गया था कि उसे मुकेश सिंघई का एक्यूपेंचर करना ही होगा। उसे मुकेश सिंघई को दर्द से बेहोश नहीं होने देना चाहिए था, वरना ब्लैक रो वाइन्स का असर बहुत कम होता। 1 घंटे बाद मुकेश सिंघई ने आखिरकार ब्लैक रो वाइन्स की सारी सामग्री अपने शरीर में सोख ली। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर गर्म और आरामदायक हो गया है। उसका शरीर पावर से अब भर चुका था। उसकी हड्डियां भी मजबूत हो गई थी। मुकेश सिंघई ने अपनी व्हीलचेयर को धक्का दिया और धीरे धीरे अपने पैरों पर वो खड़ा होने लगा। क्योंकि वो बहुत समय से खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए उसकी आदत भी अब नहीं रही थी। समर ने एक्साइटमेंट में पूछा, प्रोफेसर मुकेश, मैंने आपके जहर से छुटकारा पाने में मदद की, आपके पैरों को ठीक कर दिया। क्या अब आप मेरी पत्नी कियारा को जगाने में मेरी मदद कर पाएंगे? मुकेश सिंघई ने कहा, समर, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरी कियारा को बचाने के लिए 2 शर्तें थी जिन्हें तुमने पूरा करना था। पहली ये कि मेरे पैरों को ठीक करो और दूसरी ये कि तुम्हें नेशनल एसोसिएशन के डॉक्टर को हराना होगा। समर ने बोहें सिकोड़ते हुए कहा, प्रोफेसर मुकेश, आपके स्टूडेंट्स को हराने के लिए मुझे चैलेंज देना पड़ेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी चैलेंज फैसला करने के लिए इसमें शामिल होना करना पड़ेगा। मैं उसे अभी नहीं हरा सकता। क्या आप पहले कियारा को ठीक नहीं कर सकते? मैं समर भारद्वाज प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी शर्त पूरी करूंगा और बिलाल अहमद को हराने में आपकी मदद जरूर करूंगा। मुकेश सिंघई के लिए ब्लैक रो वाइन्स ढूंढने के लिए उसने बहुत कुछ सहा था। अमृत किंग की कवर में वो लगभग मर ही चुका था, लेकिन अब मुकेश सिंघई के पैरों को ठीक करने के बाद मुकेश सिंघई अब भी चाहता था कि वो पहले दूसरी शर्त पूरी करे। समर केवल कियारा को जल्दी से जगाना चाहता था और वो निश्चित रूप से उन शर्तों को पूरा करने वाला था जो उसने मुकेश सिंघई से वादा किया था। मुकेश सिंघई को समर की नाखुशी का अंदाजा हो गया। उसने आह भरते हुए कहा, समर, मेरे पैर ठीक करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए कियारा को ठीक कर सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम भविष्य में बिलाल अहमद को हराने में मेरी मदद करोगे। बिलाल अहमद का जिक्र आते ही मुकेश ने गुस्से में दांत पीस लिए। उस समय बिलाल अहमद उनका स्टूडेंट था, फिर भी उसने मुकेश को धोखा दिया और उसने न सिर्फ मुकेश को जहर दिया बल्कि उसे मेडिकल एसोसिएशन से निकाल भी दिया था। समर ने मुकेश को आश्वासन देते हुए कहा, प्रोफेसर मुकेश, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। बिलाल अहमद को हरा कर रहूंगा, ये शैडो किंग का वादा है। समर मानसिक बीमारियों के अलावा किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता था। मुकेश सिंघई द्वारा कियारा को बचाने के लिए सहमत होने के बाद समर ने उनके पैरों की मालिश शुरू कर दी और यहाँ तक कि उसके शरीर में कुछ महत्वपूर्ण सार भी डाला ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए।
ब्लैक क्रो वाइन्स और समर के एक्यूपेंचर कौशल को साथ जल्द ही मुकेश सिंघई छोटी दूरी चलने पर कामयाब हो गया और मुकेश सिंघई ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, समर, चलो तुम्हारी पत्नी को ठीक करते हैं। हालांकि समर ने सिर्फ एक काम पूरा किया था, फिर भी उसने कियारा को बचाने का फैसला कर लिया था। उसे अब समर पर पूरा भरोसा था और समर अपनी बात रखने वाला इंसान था। इधर इसी समय सिटी हॉस्पिटल के वीआईपी नंबर रूम में हड़कंप मचा हुआ था। अनिता शुक्ला ने कुछ लोगों को साथ लेकर कियारा को वार्ड से बाहर निकाल दिया था। अनिता के चेहरे पर एक क्रूर भाव था और उसने बेहोश कियारा की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, इस औरत को यहां से बाहर निकालो। अनिता को पता था कि कियारा समर की पत्नी है। समर ने हॉस्पिटल में उसका अपमान किया। दोनों के बीच गहरा मतभेद था। अनिता कियारा और समर से बदला लेना चाहती थी, लेकिन कियारा को हॉस्पिटल के डायरेक्टर दिलीप सेठी ने लिया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब दिलीप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया था। अनिता के पति को हॉस्पिटल का नया डायरेक्टर भी बना दिया था। अब वो डायरेक्टर की पत्नी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो किसी को भी बाहर निकालने का साहस कर सकती थी। तभी दिलीप ने गुस्से में पूछा, अनीता, कियारा अभी भी बेहोश है, वो एक मरीज है। आप एक मरीज को हॉस्पिटल से बाहर कैसे निकाल सकती हैं? अनीता के वार बहुत कमजोर थे। उसने अपने पति के साथ मिलकर उसे हॉस्पिटल से बाहर निकालने की साजिश रची। अब वो कियारा को भी वहां से बाहर निकालना चाहती थी, तो स्वाभाविक रूप से दिलीप ने उसकी हरकतों का विरोध किया था। तभी चश्मे वाले एक व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, डॉक्टर दिलीप, आप हॉस्पिटल के अब डायरेक्टर नहीं हैं। अब यहाँ के सभी निर्णय मैं लेता हूँ। अधेड़ उम्र का वो आदमी अनीता का पति सिद्धार्थ मल्होत्रा था। शुरुआत में दिलीप कुछ समय के लिए डायरेक्टर बना, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा उन्हें अवैध तरीकों से बाहर निकलवाता था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच गया था। वो बीमार महसूस कर रहा था, हॉस्पिटल में रहना चाहता था। इसीलिए सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा को वहां से बाहर निकालना चाहता था। इसके अलावा वो इस मौके का इस्तेमाल दिलीप से बदला लेने के लिए भी करना चाहता था। कियारा की मां अलेस्का, उसके पिता शिवराज, सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात सुनकर भी कांप उठे। इस आदमी को जरा भी शर्म नहीं कि वो हॉस्पिटल के डायरेक्टर के तौर पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था और एक मरीज को वहां से बाहर निकाल रहा था। इंदौर के एक प्रसिद्ध करोड़पति के रूप में शिवराज ने उनके नाम का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकालने पर जोर दिया, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक वीआईपी की सेवा के लिए वार्ड का उपयोग करना चाहते थे। तभी मिस्टी ने ठंडे स्वर में धमकी देते हुए कहा, जो अभी कियारा दीदी को बाहर निकालने की हिम्मत करेगा, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। वो कियारा के बिस्तर के किनारे पर खड़ी थी। समर के जाने से पहले उसने मिस्टी को कियारा की अच्छी तरह से रक्षा करने के लिए कहा था। मिस्टी ने भी कसम खा ली थी, अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कियारा के पास आने की हिम्मत की तो वो उसे पीट देगी। अब क्या करेगा सिद्धार्थ मल्होत्रा? क्या कियारा को बाहर निकाल पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, एक लाइक जरूर से जरूर करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए कल फिर मिलेंगे ऐसे ही अपने नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, सुप्रभात।